हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग ने पिछली क्लास में आखिरी में अंत में पढ़ा था ये बेसिस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वो होता है, इसके 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, जो चैप्टर नंबर 3 में अपन ने पढ़ी थी, वही डेफिनेशन है। फिर हमें कहा गया कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्टिंग करो। इंटरनल कंट्रोल पे हमने मना कर दिया, हमने कहा नहीं करे। ये कौन से नाटक है? अब इंटरनल कंट्रोल सब पे लगे होते हैं, ऑपरेटिंग पे भी लगे होते हैं, सेफगार्ड और एसेट इस पे उस पे सब पे लगे होते हैं, ठीक है। हमारा काम तो किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। तो बोले चलो एक काम करो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल पे तो रिपोर्ट कर दो। तो जब इस पे रिपोर्ट करने के लिए बोला गया तो ये वाला हिस्सा एक अलग पार्ट बन गया, ठीक है। जबकि ये कोई अलग चीज नहीं है, ये इसका ही पार्ट है। आज मैं तुमसे ऐसे पूछूं, ऑडिट सिलेबस और रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट एविडेंस, इसमें क्या फर्क है? तुम बोलोगे कि सर क्या फर्क है, ये चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है, ये सिलेबस का ही पार्ट है, समझे? कोई फर्क नहीं है, सिलेबस का पार्ट है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं सर अपन कि सिलेबस ब्रॉडर होता है, ठीक है, और ये दोनों नैरो होते हैं, क्योंकि ये दोनों उसके पार्ट है। सिलेबस में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 चैप्टर आते, ठीक है, यही बोलोगे ना फर्क। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसे बोलता हूँ 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े चैप्टर है, सबसे ज्यादा चांस है इसमें से आने के, तो तुम क्या बोलोगे? क्या सिलेबस का मतलब हो गया 1 से 11 और 3 और 4 सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बस ये फर्क हो गया, ठीक है। और क्या फर्क लोगे? तो ये क्या कर रहा है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें फर्क पूछ रहा है। कुछ भी फर्क नहीं है, ये वाला सेकंड वाला इसी का ही एक पार्ट है। बस ये अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि जब रिपोर्टिंग की बात आती है कि रिपोर्ट करो, तब हम इस पे रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इसके तो 5 ऑब्जेक्टिव है। हम रिपोर्ट करते हैं इंटरनल कंट्रोल ओवर। तो ये पिछला लेक्चर था अपना, ये पूरी चीजें टिक लगाना है। वो तो लगा इसलिए नहीं रखी क्योंकि ये तो अपने पहले पढ़ चुके हैं, और इस पे टिक लगाना है, इस पे, इस वाले पार्ट। ब्रॉडर नैरोवर भी यहाँ आ गया, ठीक है। चलो ऑडिट सैम्पलिंग ऐसे है 530, सबसे बड़ा ऐसे है, ठीक है, हो जाएगा। आओ बेटा कार्यक्रम शुरू करें। इसको पढ़ने से पहले अभी अपन ने जो ऐसे पढ़ा 610 के पहले जो पढ़ा वो 500 का अंत जहां पर हुआ था, मतलब 500 जहां पर खत्म हो रहा था, जिस जगह पे खत्म हो रहा था वो अपन ने नहीं पढ़ा, ठीक है। अब 500 का अंत जहां पर हो रहा है वहीं से 530 की शुरुआत है। 610 को तो बीच में रख दिया इन लोगों ने। अब 500 का अंत देखो क्या हुआ था, चलते हैं ऊपर। और ये रहा, ये था 500 का आखिरी टॉपिक जो अपन ने छोड़ के 610 पढ़ा था, ठीक है। ये 500 का टॉपिक किससे रिलेटेड है? 530 से रिलेटेड है, ठीक है। सेलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, इस लाइन के कर देता हूं टुकड़े टुकड़े। स्टेज नंबर 1 पहले आइटम सेलेक्ट करो, स्टेज नंबर 2 फिर उसकी टेस्टिंग करो, स्टेज नंबर 3 फिर इससे एविडेंस ऑब्टेन करो। स्टेज नंबर 1 पहले आइटम, स्टेज नंबर 2 इस आइटम की टेस्टिंग करो, फिर उसमें से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो, सेलेक्टिंग टेस्टिंग ऑब्टेनिंग, सेलेक्टिंग टेस्टिंग ऑब्टेनिंग, ठीक। तो सेलेक्टिंग एन आइटम फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन, सेलेक्टिंग टेस्टिंग और ऑब्टेन। अब स्टेज नंबर 1 था सेलेक्टिंग। तो सेलेक्टिंग के कुछ मीन्स होते, मीन्स समझते हो ना, वेस, तरीके, है ना। मीन्स मतलब वेस, ठीक। तो सेलेक्ट करने के कुछ मीन्स होते, कुछ तरीके होते। तो मीन्स अवेलेबल टू द ऑर्डर फॉर, और ऊपर की लाइन छापना है बस, सिर्फ इससे मतलब है मीन्स अवेलेबल, ठीक है। सेलेक्टिंग के मीन्स अवेलेबल होते। कौन कौन से मीन्स है सेलेक्टिंग के? सबसे पहला, या तो पूरी 100% आइटम सेलेक्ट कर लो, या सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम और ऑडिट सैम्पलिंग, ये 3 है। इसको अपन समझते हैं, नीचे पढ़ते हैं आप। सबसे पहले, हाँ, ये पढ़ने से पहले बता दूं, सेलेक्टिंग ऑल आइटम तो तुम समझ ही गए होंगे कि सारी आइटम, जैसे मेरे पास जितने बिल है, 1000 बिल है, 1000 बिल को चेक करना, तो ये 100% हो गया। 1000 को ना करके इसमें से कुछ निकाल के चेक करना, ऑडिट सैम्पलिंग हो गया। स्पेसिफिक आइटम चेक करना, मतलब हाई वैल्यू आइटम चेक करूंगा, या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सारे चेक करूंगा, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक आइटम चेक करना, वो ये हो गया, ठीक है। अब ये बोलता है तुम चाहो तो इसमें से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो, ये मीन्स है ना,
कोई भी एक मीन यूज कर सकते हो, एनी वन, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मीन्स। क्या मतलब? या तो तुम कोई भी एक यूज कर सकते हो या कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। क्या मतलब? अगर मान लो मेरे पास बिल है तो मैंने डिसाइड किया कि हाई वैल्यू के सारे बिल चेक करूंगा, प्लस लो वैल्यू जो आइटम है उसमें सैंपल लेकर चेक करूंगा, तो ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट हो गया। आई बात समझ में? तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, ऊपर जो मीन्स है उसको तुम अप्लाई कर सकते हो, एनी वन को भी कर सकते हो और कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो दूसरे के साथ। ठीक है, ये सारा खेल क्या यूज करे और क्या यूज ना करे, ये कोई तुम पे फोर्स नहीं किया गया और तुम्हें इसके लिए जबरदस्ती नहीं की गई, तुम्हारी मर्जी। सर मेरे को तो हर आइटम को 100% चेक करना है, मेरी मर्जी, करो भाई। इसने मना नहीं किया, आईसीआई ने मना नहीं किया। ठीक है, आईसीआई तो कह रहा है तुम्हारी मर्जी भाई, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर्स जजमेंट। अब आता है सबसे पहला सेलेक्टिंग ऑल आइटम। वहां भी वही लिखता है कि ऑर्डर डिसाइड कर सकता है that it will be most appropriate to examine the entire population, कि एंटायर पॉपुलेशन को एग्जामिन करना सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ऐसा वो क्या कर सकता है? डिसाइड कर सकता है। यानी साधारण भाषा में अगर इस लाइन को समझाओ, सिंपल भाषा में समझाओ, तो ऑडिटर इसको यूज करना डिसाइड कर सकता है, इसको यूज करने के लिए। ठीक है, ऑडिटर में डिसाइड टू यूज द मीन ऑफ सेलेक्टिंग ऑल आइटम फॉर टेस्टिंग, ये मतलब है इस लाइन का। ऑडिटर में डिसाइड टू सेलेक्ट ऑल आइटम फॉर टेस्टिंग, ये मतलब है इस लाइन का। ठीक है, ऑर्डर डिसाइड कर सकता है कि सेलेक्ट करेंगे हम सारे आइटम को। लिखा कैसे उसने कि ऑर्डर डिसाइड कर सकता है कि ये एप्रोप्रिएट होता है, ये एप्रोप्रिएट होगा अगर हम एग्जामिन करें एंटायर पॉपुलेशन को। ऑर्डर डिसाइड करे कि एंटायर पॉपुलेशन को वो करना, एग्जामिन करना एप्रोप्रिएट है, इसका यही मतलब है कि ऑर्डर डिसाइड कर सकता है, मैं डिसाइड ना मैं, कि हम इसका यूज करेंगे। आगे बढ़ू। 100% एग्जामिनेशन इज अनलाइकली इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि टीओसी। हाउएवर इट इज मोर कॉमन फॉर टीओडी। बोल रहा है टीओडी के लिए मोर कॉमन है, टीओसी के लिए अनलाइकली, इतना कोई ज्यादा सुइटेबल नहीं है। मतलब ये लाइन का मतलब समझाता हूँ, ये लाइन। ठीक है, 100% को ज्यादा अच्छा किसके लिए बताया गया? टीओडी के लिए बताया, टीओसी के लिए अनलाइकली बोल रहा है। ठीक है, इज अनलाइकली इन द केस ऑफ टीओसी। बेटा इसके पिछले वाले चैप्टर में बनने टीओसी पढ़ा था। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है हर महीने, ये कंट्रोल है। बीआरएस हर महीने बनेगा, ये कंट्रोल है। ठीक है, मेरे को कंट्रोल चेक करना है, तो मैंने जाकर वो सारे देखे 12 महीने के बीआरएस, कि भाई 12 महीने के बीआरएस बने हुए या नहीं बने। ठीक है, तो मैंने सारे 12 महीने के बीआरएस देख लिए, ये मैंने इंस्पेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया इंस्पेक्शन। मैंने बनाते हुए देख लिया तो ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक, अब एक होता है बीआरएस को और ज्यादा अच्छे से चेक करना है। ठीक है, अच्छा सबूत, भयंकर वाला, तो तुम्हें पता है रीपरफॉर्मेंस को बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है वो। रीपरफॉर्मेंस भयंकर इफेक्टिव होता है, ठीक है, अच्छा सबूत देने में, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है रीपरफॉर्मेंस। वहीं पे इंक्वायरी जो होता है वो भयंकर एफिशिएंट होता है, मोस्ट एफिशिएंट इंक्वायरी। ठीक है, लेकिन लीस्ट एविडेंस मिलता है उससे, इसलिए वो अलोन सफिशिएंट नहीं होती, किसी के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। और सबसे अच्छा रिश्ता होता है आईआर और इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन या इंक्वायरी प्लस रीपरफॉर्मेंस। ऑब्जर्वेशन के साथ इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ टाइम का होता है। ये सारी बातें तुम पढ़ चुके हो, आओ काम की बात करें। तो बीआरएस को मैं इंस्पेक्ट कर लूंगा 12 महीने के, हो गया 100% टेस्टिंग। हाँ, लेकिन मुझे बताओ 12 महीने के 12 महीने का बीआरएस मैं रीपरफॉर्म भी कर लूंगा क्या? नहीं। इसके नाटक ही खत्म नहीं होता। ये है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये हेडिंग है टेस्ट ऑफ कंट्रोल की। ये रहा टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, चैप्टर नंबर 3। ये रहा इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस। ये रहा रीपरफॉर्मेंस, एग्जाम्पल दे रखा है रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक अकाउंट। मुझे बताओ 12 रिकंसिलिएशन बने हुए, 12 के 12 को रिपरफॉर्म कर लूंगा क्या? नहीं, उसमें से सैंपल लेकर रिपरफॉर्म करूंगा। 12 के 12 रिपरफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना, कंट्रोल टेस्ट करने के अंदर अनलाइकली इतना सुइटेबल नहीं है जितना किसके लिए है? टीओडी के लिए। 100% चेकिंग नहीं हो पाती टीओसी में। तुम समझो ना, टीओसी को तो चेक करने के लिए तुमने एक टॉपिक भी पढ़ा था, थ्रू आउट द पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम, प्लस तुमने एक चीज और पढ़ी थी कि पूरे इंटरनल कंट्रोल चेक करने, सारे एरिया कवर करने से 3 पीरियड ऑफ 3 ईयर। हाँ,
तो कैसे करोगे 100%? बहुत भारी होता है 100%। टीओसी में अप्लाई करना बहुत भारी होता है। तो कई जगह उसके सबूत पड़े अपन कि भाई टीओसी का पूरा चेकिंग करने में 3 साल लग जाते, ठीक है, इसमें पढ़े थे इस चैप्टर में। और एक जगह ऐसे बोल रहा था, अरे हाँ इसी में पढ़े थे ऊपर, ये रहा से 3 ईयर दिस ही डज ऑन अ सेलेक्टिव बेसिस, लिखा है ना। हमें कंट्रोल चेक करना है तो हम करेंगे उसका टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये सेलेक्टिव बेसिस पे करेंगे। ही कैन प्लान हिज टेस्टिंग इन सच अ मैनर दैट ऑल इंपॉर्टेंट एरिया कवर इन द पीरियड से, ठीक है। और कंट्रोल कभी कभी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का भी होता है, इसीलिए कंट्रोल में अपन 100% पॉसिबल नहीं होता। अरे यार चलो, ये लाइन समझ गए सारे बच्चे। टीओडी में कर सकते हो तुम लोग 100%, लेकिन टीओडी में भी किस में कर सकते हो? ये एग्जाम्पल में, हर जगह थोड़ी। अरे 1 लाख के सेल के बिल रख दूंगा, हाँ तुम्हें करना है वाउचिंग, टीओडी का पार्ट है ना वाउचिंग वेरिफिकेशन। हाँ तुम्हें 1 लाख के सेल के बिल तुम्हारे सामने रख दिए, तुम 1 लाख बिल को चेक करने बैठ जाओगे क्या? मतलब और कुछ काम ही नहीं अपने पास। सर 1 लाख बिल चेक करेंगे, पूरी टीम लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे, इसकी तो पूरी ऑडिट करूंगा मैं 0 से 1 तक, सॉरी 100 तक, ठीक है। और 0 से 1 प्रोबेबिलिटी याद आ जाती है मेरा तो क्योंकि 0 से 1 प्रोबेबिलिटी में 100% हो जाता है, तो भाई मैं पूरी चेक करूंगा 100%, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है भाई। सब पैसे से मतलब ही नहीं है, बैलेंस बिटवीन, बाहर में गया बैलेंस बिटवीन बेनिफिट ऑफ कॉस्ट, भले मेरे को 5-10 लाख जो भी मिल रहा है, पूरी संपत्ति इस पे ही लगा दूंगा मैं मेरी, ठीक है। सारे टीम जितनी भी जरूरत पड़ेगी सबको बुला के ले आऊंगा। भाई ऐसा नहीं होता, 1-1 लाख बिल चेक नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये कह रहा है टीओडी में अच्छा है, मगर उसमें भी एग्जाम्पल दे रखे, क्योंकि टीओडी में सिर्फ यही अच्छा होता तो फिर वो बेचारा ऑडिट सैम्पलिंग क्या करता आगे, समझ रहे हो बात को। तो ऑडिट सैम्पलिंग अगर आया है तो अभी तो कुछ करेगा। वो कह रहा है वो कह रहा है इससे 100% चेकिंग से कि तू ही सब में चल रहा है, काम कर रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, हाँ मैं तो कोई रोल ही नहीं है। उसने कहा देखना अनलाइकली टू टीओसी लिखा है तो टीओसी में काम करना भाई, ऐसा नहीं होता। टीओडी के अंदर ज़्यादा सुइटेबल होता है, ऐसा बोल रहे हैं। टीओसी के अंदर अपन इसका बहुत ही कम यूज़ कर पाते, ना के बराबर। जैसे मैंने तुम्हें अभी कहा ना, जैसे बीआरएस के अंदर ऑब्जर्वेशन करना है तो ये हो जाएगा बीआरएस का ऑब्जर्वेशन, टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, ऑब्जर्वेशन क्या, इंस्पेक्शन। सारे बीआरएस बनाए नहीं बनाए 12 महीने के, लेकिन उसका रीपरफॉर्मेंस सैम्पल बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है 100% इज अनलाइकली टीओसी में और मोर कॉमन टू टीओडी, 100% में भी अप्रोप्रिएट वेन, यहाँ पर अप्रोप्रिएट होता है। अभी वो सिंपल एग्जांपल दे रखा, तुम्हें एक बार में समझ में आएंगे। अगर मान लो बहुत बड़े ट्रांजेक्शन हुए और गिनती में कम है, उसके 10 या 12 या 15 बिल है, तो 15 में से भी सैंपल लूँ, कितना लूँ सैंपल, 4-5? अरे 15 तो पूरे चेक कर लो यार। और फिक्स एसेट खरीदे लाखों के या करोड़ों के, जो भी बड़े बड़े फिक्स एसेट खरीदे अपन ने लाखों के, तो कितने खरीदे होंगे? 10 खरीदे, 15 खरीदे, 20 खरीदे, 25 खरीदे, कर लो ना 25 बिल चेक, उसमें क्या जा रहा है, उसमें कौन सा सैंपल ले रहे हो? तो ये कह रहा है इसमें 100% चेकिंग करो, ठीक है। सिंपल है ना बिल्कुल लाइन। जब रिस्क ज्यादा हुआ 100% चेकिंग करो, तुम्हें लग रहा है यार रिस्क ज्यादा है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सारे चेक करो डिटेल में, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिस्क एंड अदर मींस डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट और एविडेंस। सिग्निफिकेंट रिस्क का अंदर चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, ठीक है। जजमेंटल मैटर, जहां पर भी अकाउंटिंग के एस्टिमेट के जजमेंट लिए गए हो, प्रोविजन बनाए गए हो, उसको पूरा चेक कर लो भाई 100%, उसको क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। रिपीटेटिव नेचर ऑफ अ कैलकुलेशन, रिपीटेटिव नेचर ऑफ अ कैलकुलेशन और अदर प्रोसेस परफॉर्म ऑटोमेटिकली। देखो बेटा, अभी मैंने तुम्हें एक पेज दिखाया था पीछे चैप्टर नंबर 3 का, ठीक। ये तो यहां पर आता नहीं है कुछ। तुम्हें अभी जो पेज दिखाया था, उस पेज में रिकैलकुलेशन लिखा हुआ था क्या कहीं पे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं मिलेगा, ठीक है। रिकैलकुलेशन एक प्रोसीजर होता है, अपन ने ऊपर पढ़ा था, जिसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन के केस में यूज करते हैं अपन उसको, है ना। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जितनी भी एसेट है, एक्सेल में लिख दो सारी एसेट, कब कौन सी एसेट खरीदी थी, कब कौन सी एसेट बेची है, पूरा एक्सेल में लिख दो। एक्सेल के अंदर लास्ट के सेल में, लास्ट के कॉलम में एक फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगता है एक्सेल में, ठीक है। वो फॉर्मूला सारी एसेट की क्या बता देगा तुम्हें, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता देगा, बस। तो उसमें भी उसको तो 100% कर लो, सारा काम कर कौन रहा है, वो एक्सेल कर रहा है, हाँ। उसमें नहीं कर सकते 100%। चलो एक और चीज,
इनकम टैक्स के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर का खर्चा कैश में नहीं कर सकते। 10,000, क्या बात है। तो अभी सिर्फ अपन क्या करते हैं, अपन किसी भी रूल में थोड़े से जाते हैं अंदर। मैं अभी इनकम टैक्स की डिटेलिंग करने बैठा नहीं हूँ, ठीक है, तो अपन पूरा डीप में नहीं जा रहे उसके। हाँ, तो अभी बात कर रहे हैं अपन 10,000 के ऊपर का पेमेंट, ठीक। मुझे देखना है 10,000 का ऊपर का पेमेंट कौन कौन सा है कैश में। एक्सेल में डाल दो पूरा इन्फॉर्मेशन, एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग होती है पूरी, सारे अमाउंट बता देगा 10,000 के बड़े अमाउंट कौन से, कर लो पूरा चेक, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो जो काम सॉफ्टवेयर कर रहा है वो सारे काम कर लो, ठीक है, उसको 100% करो, क्योंकि उसको 100% करना ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। जो काम सॉफ्टवेयर कर रहा है उसको तो सारे ही कर लो, क्योंकि उसको 100% करना ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आई बात समझ में। द रिपीटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन और अदर प्रोसेस परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम मेक्स अ 100% एग्जामिनेशन कॉस्ट इफेक्टिव। रिपीटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन और अदर प्रोसेस परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम कर दे, ठीक है, मेक्स 100% एग्जामिनेशन कॉस्ट इफेक्टिव। समझ में आएगा भी नहीं तो कोई रिपीटेटिव कैलकुलेशन है या कोई भी प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा आईडी से, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम से, वो 100% एग्जामिनेशन को क्या बना देता है, कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है। ऐसे मत पढ़ना 100% एग्जामिनेशन कॉस्ट इफेक्टिव, मीनिंग बदल जाता है बेटा, ठीक है, इसलिए मैंने वो लाइन ड्रॉ करी थी वहां पर। सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम, कुछ काम का है, बहुत काम का है। स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, स्पेसिफिक आइटम में बोलता है कि जजमेंटल सिलेक्शन। स्पेसिफिक आइटम में यही तो होगा, मेरे हिसाब से मैं चाहता हूं मैं इसकी टेस्टिंग करूं, ठीक है, तो जजमेंटल हुआ। अब मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने समझ से मैं किसी को आइटम को ले रहा हूं चेक करने के लिए, ठीक है, मैंने कहा मैं इस आइटम को 100% चेक करूंगा अपने जजमेंट के हिसाब से। तो जजमेंट अप्लाई तब करते हैं जब किसी चीज़ की नॉलेज हो। बिना नॉलेज की जगह पे जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या? जिसकी नॉलेज ही नहीं उसमें जजमेंट अप्लाई क्या करोगे? आई बात समझ में? तो नॉलेज हो तो जजमेंट अप्लाई करो, ठीक है। इसीलिए पहले ये बोल देता है कि ये यूज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, असेस इसको मटेरियल स्टेटमेंट, क्योंकि तुम लोग अगर असेस कर पाओगे, तुम लोग ने देखा कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में भयंकर रिस्क है और होता भी है वहाँ पर, ये अपन पढ़े थे वहाँ पर चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो वहाँ भयंकर रिस्क होता है, तो मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जितने ही मेरे को मिलेंगे मैं सभी चेक करूँगा, रिलेटेड पार्टी में नहीं करूँगा ऐसा सैम्पलिंग वैम्पलिंग वाला काम, ठीक है। तो स्पेसिफिक आइटम का 100% चेक, ठीक, आई बात समझ में। तो जितनी भी सेल मैंने रिलेटेड पार्टी को की है, तो सेल के अंदर मैं क्या करूंगा, अगर मैं सेल के अंदर सैम्पलिंग यूज कर रहा हूं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को तो मैं पूरा ही चेक करूंगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक आइटम है, उसका नेचर ही ऐसा है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अंडरस्टैंड कर लो एंटिटी को, रिस्क असेस कर लो, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग टेस्टेड। जिस पॉपुलेशन को तुम टेस्ट कर रहे हो कैसी है पॉपुलेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स से पूरा टॉपिक आएगा नीचे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में पूरा एक टॉपिक आएगा नीचे, शॉर्ट में समझा देता हूँ। इन्फॉर्मेशन हमेशा कार होनी चाहिए, कार, कंप्लीट, एक्यूरेट और रिलायबल, ठीक है, कंप्लीट, एक्यूरेट और रिलायबल, ये अपन बार बार पढ़ चुके हैं, हर जगह पढ़ चुके हैं। तो ऐसी ही पॉपुलेशन होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए पॉपुलेशन, एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिसाइड करता है कि अपन कैसी चेकिंग करें, ठीक है। तो ये यूज करने के लिए मेरे को ये नॉलेज होनी चाहिए, एंटिटी की नॉलेज हो, रिस्क असेस कर रखा हो, रिस्क मुझे पता हो कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है, और कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो पॉपुलेशन की कैसे, इसकी बात अपन नीचे करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अब जजमेंटल सिलेक्शन है ये, जजमेंटल सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम इज सब्जेक्ट टू, यहां पर अगर रिस्क रहा ना तो नॉन सैम्पलिंग रिस्क रहेगा, सब्जेक्ट टू नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क तो रह ही सकता, ठीक है, तो यहां रहेगा नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अब नॉन सैम्पलिंग रिस्क और सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, इसका पूरा टॉपिक आगे आएगा, मगर तुम लोग इसका थोड़ा सा पार्ट चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ चुके थे, ठीक है। डिटेंशन, इसके 2 पार्ट होते हैं, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। नॉन सैम्पलिंग वो होता है जो सैम्पलिंग की वजह से ना हो, अदर देन सैम्पलिंग।
यानी तुमने गलत प्रोसेस परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब आइटम तो स्पेसिफिक तुमने सेलेक्ट करी, लेकिन उस आइटम में तुमने प्रोसेस गलत परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बढ़िया था ऑब्जर्वेशन और रीपरफॉर्मेंस, ठीक। और तुमने स्टोर लेजर से इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस देख लिया, भाई स्टोर लेजर में चल रहा है बराबर, हाँ परचेज सेल बराबर आया, माइनस बराबर किया है, माइनस प्लस सही किया है, इन्वेंट्री बिल्कुल सही बता रखी, एग्जिस्टेंस सही है। भाई एग्जिस्टेंस के लिए प्रोसेस गलत है, ठीक है, तो तुमने गलत प्रोसेस परफॉर्म कर लिया। स्पेसिफिक आइटम सेलेक्टेड में इंक्लूड, अब स्पेसिफिक आइटम क्या हो सकती है, जैसे मैं हाई वैल्यू को चेक करूंगा, ठीक है, और कोई की आइटम को चेक करूंगा, कोई जैसे की आइटम मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन, इंपॉर्टेंट ट्रांसैक्शन है भाई सारे, इसको चेक करूंगा, ठीक। तो बोलता है आइटम्स दैट आर सस्पिशियस, जिसमें तुम्हें शक हो, ये रिस्क असेस करने में तो पता पड़ जाएगा सस्पिशियस कौन है, इसलिए कह रहा है पहले ये काम कर लो, स्पेसिफिक केस में पहले 3 काम कर लो। अनयूजुअल, ठीक है, कौन कौन से आइटम स्पेसिफिक आइटम कहलाती है, ये कह रहा है हाई वैल्यू स्पेसिफिक कहलाती है, ठीक है, की आइटम स्पेसिफिक कहलाती है। तुम अगर ऐसे बोलो कि मैं हाई वैल्यू सारी आइटम को चेक करूंगा, तो स्पेसिफिक आइटम चेक कर रहे हो, सिर्फ हाई वैल्यू वाली चेक कर रहे हो तुम सारी, ठीक है। तुम कह रहे हो मैं की आइटम को चेक करूंगा, मतलब ऐसी आइटम है जो सस्पिशियस है, अनयूजुअल है, ठीक है, नॉन रिकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, पर्टिकुलरली रिस्क प्रोन और दैट हैव अ हिस्ट्री ऑफ, ऐसी चीजें जिसमें कई बार गलती देखी गई है, ठीक है। ऑल आइटम ओवर अ सर्टेन अमाउंट, देखो बेटा तुम स्पेसिफिक पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो ये हेडिंग, ये सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम, किस किस आइटम को स्पेसिफिक बोलते हैं, हाई वैल्यू और की आइटम को स्पेसिफिक बोलते हैं। ऑल आइटम ओवर अ, कि भाई 5 लाख के ऊपर की सारी आइटम चेक करूंगा, उसके अंदर अंदर सैंपल लूंगा, तो ऐसे बोला 5 लाख के ऊपर की सारी अमाउंट चेक करूंगा, ठीक है, तो हो गया ऑल आइटम ओवर अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है। टू एग्जामिन आइटम हुज रिकॉर्डेड वैल्यू एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट सो एज टू वेरीफाई लार्ज प्रोपोर्शन ओवर टोटल अमाउंट, क्या मतलब है समझ लो। मान लो अपने पास जो बिल है सेल के इनवॉइस है वो है 1000, इसमें से 20% जो इनवॉइस है, ठीक है, 20% इनवॉइस, ये क्या है इनवॉइस, ठीक। अब इस इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, मान लो इस इनवॉइस की वैल्यू है 1 करोड़, 1 करोड़ की इनवॉइस, मतलब 1000 इनवॉइस है, सारी इनवॉइस के अंदर लिखे हुए अमाउंट को मैं ऐड करूँ ना, तो कितने हो जाते हैं वो 1 करोड़। अब उसमें से 20% इनवॉइस ऐसे है जिसकी वैल्यू 90% है, 90% वैल्यू होल्ड करते हो, ठीक है। बचे 20% नहीं है, तो बचे कितने परसेंट इनवॉइस, 80% इनवॉइस। अब 20% इनवॉइस को गिनती में लाओ, गिनती में, तो 1000 का 20% 200 इनवॉइस की बात चल रही है, सही है, सही है। 80% को गिनती में लाओ, 800 इनवॉइस, ठीक है, 800 इनवॉइस हो गया। अब ये 90% वैल्यू कवर कर रहा है, तो ये कवर करेगा 10% वैल्यू। अगर तुमने कहा मैं 200 इनवॉइस सारे के सारे चेक करूंगा, ठीक है, तो अमाउंट के हिसाब से तुमने 90% वैल्यू चेक कर ली। अब 90% वैल्यू का मतलब 90 लाख, मतलब ये समझ लो 1 करोड़ में से 90 लाख तो पूरा ही चेक कर लिया तुमने, ठीक है। तो एक लिमिट से ऊपर जब आइटम चेक करते ना अपन, एक लिमिट के ऊपर, तो तुम बहुत बड़ा अमाउंट कवर कर लेते हो। इस चेकिंग में तुम लोग किसी भी चीज का बहुत बड़ा अमाउंट, जब मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मैं इसमें से बड़ी बड़ी आइटम सारी चेक कर लूंगा, बड़े बड़े बिल सारे चेक कर लूंगा, तो मैंने 1 करोड़ में से 90 लाख कवर कर लिया। अब इस लाइन का मतलब समझ में आया, टू एग्जामिन आइटम हुज रिकॉर्डेड वैल्यू एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट, इसको भी चाहो तो टिक लगा लो। मतलब मेन तो चीज ये लिखना है इसमें, ये तो बता रहा है फिर क्या होगा उससे, ये तो बता रहा है, ये ऑल आइटम को एक्सप्लेन कर रहा है ये ब्लैक लाइन, और ये बता रहा है क्या होगा इससे, ठीक है। तो ये बोल रहा है एग्जामिन करो वो आइटम जो एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर हो, ठीक है, हुज रिकॉर्डेड वैल्यू एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर की सारी आइटम चेक करना, उसे बोलते हैं ऑल आइटम ओवर अ सर्टेन अमाउंट। इसको ही लिख रखा है यहाँ पर एग्जामिन लगा के बस, ठीक है, एग्जामिन ऑल आइटम ओवर अ सर्टेन अमाउंट, इसके आगे सिर्फ एग्जामिन लगा दोगे ना तो ये लाइन बन जाएगी, है ना। अब इससे क्या होगा, एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर सारी आइटम, बड़ी बड़ी आइटम चेक करने से, टू वेरीफाई लार्ज प्रोपोर्शन ओवर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट 1 करोड़, इसका लार्ज प्रोपोर्शन है 90 लाख, समझ में आ गया बात।
टोटल अमाउंट कितना है सेल का 1 करोड़, उसका लार्ज प्रोपोर्शन हुआ ना ये 90 लाख, तो तुम लार्ज प्रोपोर्शन कवर कर लोगे टोटल अमाउंट का, ठीक है। सो एज टू कवर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल अमाउंट। आया समझ में? हटा दो इसको। समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बड़ा अमाउंट कवर कर लिया हमने, 200 बिल अगर तुम पूरे चेक कर लोगे तो तुमने बड़ा अमाउंट कवर कर लिया। 1 करोड़ का 90 लाख वाला पोर्शन कवर कर लिया। अब सिर्फ 10 लाख बचा, ठीक है। 10 लाख को भी तुम सैंपल लेकर चेक कर रहे हो, उसमें से भी तुम 2-3 लाख चेक कर लेते हो, ठीक है, 1 या 2 लाख चेक कर लेते हो, तो मतलब समझ लो मोटा मोटा सारा अमाउंट चेक कर लिया। और अब बचा हुआ सिर्फ अपने 8 या 9 लाख जो चेक नहीं किया, उसमें हो सकते हैं कोई फ्रॉड और एरर अगर हुए तो, ठीक है, 8 या 9 लाख में। अब इतना तुम टॉलरेट कर सकते हो तो ठीक है, फिर सैंपल कम लेंगे हम, ठीक है। किस में से? इसमें से। इसको सैंपल के बेसिस पे करेंगे, इसका 100% करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? बढ़ो यहां से आगे। आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। बेटा ऐसी कोई आइटम जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना है, मतलब इसका तो मेरे को चेकिंग करना ही करना है, इसके बारे में तो मेरे को जानना ही जानना है, जिससे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में तो मेरे को जानना ही जानना है, ठीक है। तो अगर मुझे उसके बारे में जानना ही हो तो फिर तो उसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे। मुझे जानना है कि जो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस हुआ, इन लोगों ने जो बिजनेस एक्वायर किया, उसकी सारी रिकॉर्डिंग सही है नहीं है, ठीक है। मुझे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानना है कि इनका ये प्रोडक्ट के बारे में लोग बराबर काम करते हैं या नहीं करते, बराबर सेल दिखाते हैं या नहीं दिखाते, तो उसकी पूरी टेस्टिंग करो, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरीके से तुम्हें जिसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेना हो तो लिखता है यहाँ पर कि आइटम्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, यानी कि एग्जामिन करेंगे आइटम टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट मैटर सच एज, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। नेचर ऑफ द एंटिटी और द नेचर ऑफ ट्रांसैक्शन। भाई ट्रांसैक्शन का नेचर ऐसा है, या नेचर ऑफ एंटिटी, एंटिटी से काम कर रहा है, 4 प्रोडक्ट बेचता है A B C D, ठीक है। तो मुझे प्रोडक्ट बी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है, ठीक। या अभी कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया, उसने न्यू प्रोडक्ट लाइन में गया वो, ठीक। अभी तक तो मोबाइल ही बेचता था, अब मोबाइल के साथ साथ ईयरफोन भी बेचना शुरू कर दिया। अब मुझे ईयरफोन की पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ कोई रिस्क तो नहीं है ना नए लाइन में, इस नए लाइन में जाने पे कोई रिस्क तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो नेचर के हिसाब से पूरा चेक कर लिया। अब नेचर ऑफ एंटिटी की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेते ही अपन ऊपर, तो नेचर में तो तुम्हें बताइए क्या क्या चीज़ें आती है, वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो भी चीज़ें आती है, ठीक है। हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो तुम्हें नेचर के हिसाब से उसके सारे इन्वेस्टमेंट चेक करने हो, ठीक है। याद है ना, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था अपन ने ऊपर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसका एग्जांपल पढ़ा था अपन ने वो स्पेशल पर्पस एंटिटी, ठीक है। तो ये होता है आइटम्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। ये वो आइटम होती है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, तो उसको भी तुम पूरा टेस्ट कर लेते हो। आई बात समझ में? समझ गए? तो स्पेसिफिक आइटम में अपन ने पढ़ी 3 चीज, पहला हाई वैल्यू की, दूसरा पहला तो हाई वैल्यू, दूसरा उससे रिलेटेड हाई वैल्यू से रिलेटेड एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर की सारी, ठीक है, 2, और तीसरा आइटम टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, ये 3 हो गए, ठीक है। ये था सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम। बी 11 का बी, अब ये 1.11 का सी, ऑडिट सैंपलिंग। क्या होता है ऑडिट सैंपलिंग? सैंपल को टेस्ट करके कंक्लूजन ड्रॉ करो और उस कंक्लूजन को अप्लाई कर दो किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर। और शॉर्ट में बोलूं तो सैंपल को टेस्ट करके पॉपुलेशन में कंक्लूजन दो, सैंपल को टेस्ट करके पॉपुलेशन में कंक्लूजन देना, ठीक है। या ऐसे बोलूं, थोड़ा बड़ा करके बोलूं तो सैंपल को टेस्ट करके उसके कंक्लूजन को पॉपुलेशन पे अप्लाई करना। अभी सैंपल को टेस्ट किया तो टेस्ट करके अपन को कोई कंक्लूजन पे आए, जैसे मेरे को चेक करने में 2 एरर मिले या 5 एरर मिले, तो मैंने देखा सैंपल में अगर 5 मिल रहे हैं तो पॉपुलेशन में कितने होंगे, तो सैंपल को टेस्ट करके कंक्लूजन पे आए और उस कंक्लूजन को अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर? ठीक है, डिटेल में। अभी शॉर्ट में बोलूँ तो जो इन लोगों ने बोल रखा है, सैंपल को टेस्ट करके पॉपुलेशन पे कंक्लूजन दो, सैंपल को टेस्ट करके पॉपुलेशन पे। इनेबल कंक्लूजन टू बी ड्रॉन, ऑडिट सैम्पलिंग इनेबल करता है कि अपन कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं किसके ऊपर? पॉपुलेशन पे। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग ऑफ ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है। ये सारी बातें भी 500 कर रहा था, 500 ने मैं 3 तरीके सिखाए। पहला तरीका 100%, जिसको अपन 3 जगह यूज करेंगे, ठीक है, जो अनलाइकली है टीओसी के लिए,
और कॉमन है टीओडी के लिए, अनलाइकली टीओसी के लिए, कॉमन टीओडी के लिए। 3 जगह यूज करेंगे। स्मॉल आइटम हो, लार्ज वैल्यू की, ठीक है, जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क हो और जहां पर रिपीटेटिव नेचर हो, ठीक है। तो स्मॉल आइटम गिनती में कम हो, सिग्निफिकेंट रिस्क हो, गिनती में कम हो, सिग्निफिकेंट रिस्क हो और रिपीटेटिव नेचर का कैलकुलेशन हो, जिसको तुम्हें आईटी से परफॉर्म करना हो, वो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है 100% करना, ठीक है। उसके बाद अपने पढ़ा सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम। स्पेसिफिक में 3 चीज पढ़े, हाई वैल्यू सर्टेन अमाउंट के ऊपर और जिससे मुझे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। हाई वैल्यू सर्टेन अमाउंट के ऊपर, सर्टेन अमाउंट के ऊपर की हाई वैल्यू, सर्टेन अमाउंट के ऊपर की हाई वैल्यू जिससे मुझे इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है। सर्टेन अमाउंट के ऊपर की हाई वैल्यू, सर्टेन अमाउंट के ऊपर फिर हाई वैल्यू जिससे मेरे को इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है। आइटम फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन, जिससे मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है। लास्ट ऑडिट सैम्पलिंग, ये 500 बोलता है। अब ऑडिट सैम्पलिंग से शुरू होता है अपना 530। अब ऐसा क्यों हुआ, आधा वहां डाला, 530 में ही बोल देते हैं सारी बातें, नहीं, मगर 530 किसके ऊपर बनाया, ऑडिट सैम्पलिंग के ऊपर बनाया। दोबारा एक बात जो ऊपर बोली थी शुरुआत में ही, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी अंडरटेकन इज प्राइमरीली मैटर ऑफ जजमेंट। बेटा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग समझते हो? हाँ सही कह रही बेटा। एक्सटेंट ऑफ चेकिंग को यहां पर ऑडिट सैम्पलिंग के अंदर तुम लोग साइज ऑफ सैंपल यानी कि सैंपल साइज भी बोल सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ चेकिंग को सैंपल साइज भी बोल सकता हूं। क्या मतलब, ज्यादा एक्सटेंट तक चेकिंग करनी है तो सैंपल साइज, ज्यादा एक्सटेंट तक चेकिंग करनी है, ज्यादा चेकिंग करनी है, ज्यादा एक्सटेंट, तो सैंपल साइज बढ़ा देंगे, तो सैंपल साइज ही हुआ ना इसका मतलब। ये कह रहा है एक्सटेंट ज्यादा, तो मतलब सैंपल साइज ज्यादा, यानी कि सैंपल साइज की बात करेंगे, ठीक है। हटा दूं, मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, बड़ा सिंपल मीनिंग दे रखा है। ऊपर बोल रहा था कि ऑडिट सैम्पलिंग से क्या होता है, ऑडिट सैम्पलिंग इनेबल करता है, ये बता रखा था कि हम कंक्लूजन दे पाते हैं किसके ऊपर, पॉपुलेशन पे। किसको टेस्ट करके हम कंक्लूजन दे पाते, किस पे, किसको टेस्ट करके। तो ऊपर बोला था ऑडिट सैम्पलिंग इनेबल, यह मीनिंग बताएगा। ऑडिट सैम्पलिंग रिफर्स टू द, सिंपल सी बात है, ऑडिट प्रोसेसर को 100% से कम आइटम पे अप्लाई करना, बस। जो भी तुम प्रोसेस परफॉर्म करने वाले हो ना, जो भी तुम करने वाले प्रोसेस परफॉर्म, वो 100% में मत करो बस। सर 99% में करे तो वो भी ऑडिट सैम्पलिंग है क्या? अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मत यार, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछो। क्यों 99 में करेगा, उसको 1% में क्या जा रहा है अभी? हाँ, उसके दर्द हो गया कोई किडनी विडनी में? नहीं ना, कर लेगा, पूरा चेकिंग कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछने ही मत 99% पे। जब बोल ही दिया उसने 100% को ही, 100% से कम को ही ऑडिट सैम्पलिंग मानते, वही वाली बात हो गई WIP वाली बात। 1% भी कम खर्चा लगा तो WIP है, 100% लगते ही फिनिश गुड्स बनेगा। वही बात यहां कर रहा है, समझ गए? तो ऑडिट प्रोसेसर अप्लाई करना टू लेस देन 100% ऑफ आइटम इन द पॉपुलेशन, ठीक है। यहां पर ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन है इक्वल चांस। पॉइंट नंबर 1, ऑडिट प्रोसेसर अप्लाई करना 100% से कम पे। पॉइंट नंबर 2, हर आइटम के इक्वल चांस है, पॉपुलेशन में जितने भी आइटम है ना, सबके क्या है, इक्वल चांस सेलेक्ट होने के, ठीक है। इक्वल चांस होने चाहिए, हैव इक्वल चांस होने चाहिए, सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट हैव इक्वल चांस, ठीक है। पॉपुलेशन में जितनी भी यूनिट्स है ना, पॉपुलेशन समझते हो ना तुम क्या होता है? छोटी कक्षा में पढ़ के आए, आज जैसे मैं बिल चेक करने जा रहा हूं तो बिल पॉपुलेशन हो गए, ठीक है। मैं जिसको भी चेक करने जा रहा हूं पॉपुलेशन हो गई। मैं स्कूल गोइंग बच्चों के ईटिंग हैबिट को चेक करने जा रहा हूं तो स्कूल जाने वाले सारे बच्चे पॉपुलेशन हो गए, बस। उसके अलावा कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। मैं फेयर एंड लवली का असर चेक करने जा रहा हूं कि क्या सही में गोरा करती है क्या ये, तो अब जो ग्रुप फेयर एंड लवली लगाता है वो पूरा ग्रुप क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। लड़कों तुम लोग लगा दो क्या? नहीं, तो तुम पॉपुलेशन में नहीं आओगे, ठीक है। यूज करने वाले लोग आएंगे किसमें,
अरे असर चेक करना है ना, असर चेक करने में लगाने वाले होने चाहिए ना, ठीक है। चलो, हर गोरा इंसान फेयर लवली से गोरा, गोरे गाल से करेंगे भी क्या यार। चल आ जाओ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूज इट ऑडिट सैम्पलिंग, कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, एक बात हमेशा बोलता है, सैम्पलिंग जब भी आती है, सैम्पलिंग का मेन जो असल होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि सैम्पलिंग पॉपुलेशन का क्या होना चाहिए, प्रॉपर, हाँ प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ये फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब तो फाउंडेशन में इन्होंने पूरा एक चैप्टर डाल दिया सैम्पलिंग। तुम लोग बेटा पढ़ के आए हो क्या? हाँ, बाकी तुम लोग, हाँ तुम नहीं पढ़ के नहीं आए। अब जो बच्चे आ रहे हैं, जितने बच्चे, वो सब पढ़ के आ रहे हैं, सैम्पलिंग नाम का पूरा टॉपिक डाल दिया, ठीक है, वो पहले वाले चैप्टर के अंदर। बहुत अच्छा काम किया। आ जाओ। द ऑब्जेक्टिव, अभी जो तुम लोग पढ़ोगे वो ये लोग बच्चे अभी जो आए ये पूरा पढ़ चुके हैं ये, ठीक है, इतना भी डिटेल में नहीं पढ़े, एक पर्टिकुलर पार्ट पढ़ के आए लोग, वो है मेथड ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग नहीं। चलो आ जाओ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूजिंग ऑडिट सैम्पलिंग इज, वही बात एक ही किसी बड़ी बात, आगे बढ़ जाओ। वही तो है ऊपर जो पढ़ा था, टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज सेलेक्टेड, खत्म। 530 ऑडिटर इसका यूज करे, किसका यूज करे, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तुम में से किसी बच्चे को इसका आइडिया स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है? चलो मेरी बात सुनो, सैम्पलिंग क्या काम आती है? पॉपुलेशन में से सैंपल लो, बस सैंपल लेना ही सैम्पलिंग होता है। अब मैं तुम्हें दो चीज समझा रहा हूं, दो बड़ी चीज समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ध्यान सुनना सारे बच्चे इतने बैठे हो यहां पर। पॉपुलेशन में से सैंपल कैसे लूं? रैंडमली कुछ भी ले लूं या मेरे जजमेंट के हिसाब से लूं? ठीक है, सुनना मेरी बात सुनना, रैंडमली कैसे भी ले लूं या जजमेंट के हिसाब से लूं, ठीक है, या पहले पॉपुलेशन के अलग अलग ग्रुप बनाओ फिर हर ग्रुप में से लूं, या ऐसे लूं या वैसे लूं, या ये महीने लूं या ये महीने ना लूं, कैसे लूं भाई? तो अलग अलग तरीके होते हैं क्या सैंपल लेने के? किसी भी एक ही तरीका है बस, रैंडम सैम्पलिंग, अलग अलग होते ना। हाँ, तो जो बच्चे पिछले फाउंडेशन में नहीं पढ़ के आए, उन्होंने 11वीं कक्षा में थोड़ा बहुत उन्होंने सुना होगा ये वर्ड, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ऐसे वर्ड सुने होंगे, ठीक है। जजमेंट सैम्पलिंग, क्वाड्रा सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग, अलग अलग तरह के सैम्पलिंग होते हैं, ठीक है। रैंडम में भी अलग अलग होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। अब ये सारे वर्ड तुम्हें आएंगे भी, नीचे आएंगे, लेकिन उसके पहले तुम एक बात सुन लो और सुनो। मैं पॉपुलेशन में से जो सैंपल लूंगा ना, सेलेक्ट करूंगा ना, तो सेलेक्ट करने के तरीके को मेथड ऑफ सैम्पलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तुम लोग पढ़ रहे हो ऑडिटर इसका यूज करता है, बेटा ये मेथड ऑफ सैम्पलिंग नहीं है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, ठीक है। सर क्या फर्क आया टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और मेथड ऑफ सैम्पलिंग? टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मतलब कि अगर मैं, सुनना अभी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग समझाता हूं क्या होता है। कहाँ है डब्बा? सैम्पलिंग प्रोसेस, सॉरी यार ये नहीं, कहाँ गया रे, ये रहा अप्रोच, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, अप्रोच बोलते हैं इसको, अप्रोच, ठीक है। क्या मतलब है समझो, अगर मैं सैम्पलिंग को रैंडम सिलेक्शन से सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो ये मेथड की बात चल रही है, ठीक। तो रैंडम सैम्पलिंग से मैं सेलेक्ट करूं और उसके रिजल्ट को प्रोबेबिलिटी थियरी से इवेल्युएट करूं, मतलब कि भाई इतने में मेरे को इतना मिला, ठीक है, मतलब इसमें इतने % चांस है, इसमें डिफेक्टिव के इतने % चांस है, इसमें एरर फ्रॉड के इतने % चांस है, तो इसमें कितने % चांस होगा, ठीक है। चांस वगैरह के हिसाब से, चांस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यूज करो, प्रोबेबिलिटी थियरी। तुम लोग छोटे कक्षा में पढ़ के आए थे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वहाँ तुम लोग बायोडोमियल वगैरह सब पढ़ के आए थे। तुम लोग वहाँ देखते थे कि इसमें इतने एरर मिले तो इसमें कितने मिल सकते हैं, इसमें इतने एरर मिलने के कितने चांसेस है, ठीक है, आई बात समझ में? तो इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी थियरी को अप्लाई करना, इवेल्युएट करने में, ठीक। अब मैं समझाऊंगा तुम्हें इसको डिटेल में, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी तो मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ कि सैंपल सेलेक्ट करने को
के तरीके को मेथड बोलते हैं, ठीक है। और अभी तुमने जो दो नाम पढ़े, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ये कोई मेथड नहीं है बेटा सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग के मेथड तो इस नाम से आएंगे, सैम्पलिंग के मेथड किस नाम से आएंगे, नाम देख लो पहले उसके। बहुत चलना पड़ा यार, चैप्टर है वैसे भी पूरा है अपने आप में। ये मेथड इस नाम से आएंगे, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, मॉनिटरी यूनिट, हैफाजार्ड, ब्लॉक सैम्पलिंग, इस नाम से आएंगे। इसमें भी दो सैम्पलिंग, ठीक है। लिखते भी नहीं कितने बड़े वाले, मेरे को लिखना पड़ा, ये तो लिख दिया, ये डिजाइन बनानी पड़ी फिर। चलो आ जाओ बेटा, क्या करूँ, हाथ से बनाना पड़ता है ना, दिखता अलग नहीं है मेरे को बराबर। तो ये रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ये जो तुम पढ़ रहे हो ये मेथड है, सिलेक्शन के मेथड है। तो तुम्हें मैं फर्क समझा रहा हूँ टाइप्स में और मेथड में क्या फर्क होता है। तो टाइप एक ब्रॉड कैटेगरी होती है जो तुम्हें बताएगी कि सैंपल ऑब्टेन करने से इवेल्युएट करने तक का काम, सैंपल को ऑब्टेन करने से इवेल्युएट करने का काम। मेथड सिर्फ सेलेक्ट करने का काम बताता है, ऑब्टेन करने का काम। सैंपल कैसे ऑब्टेन करें, सेलेक्ट करें, ऑब्टेन करें, सेलेक्ट करें, ये बताता है कौन, मेथड। फिर बोलता हूं, मेथड तुम्हें क्या बताएगा, पॉपुलेशन में से सैंपल कैसे ऑब्टेन करें, सेलेक्ट करें, बस ये बताएगा, ठीक है। अब सैंपल सेलेक्ट करके रख दूं बस ऐसे ही, उसको चेक भी करूंगा, उसके रिजल्ट को इवेल्युएट भी करूंगा। तो चेक करके इवेल्युएट करने का काम, तो अगर इवेल्युएट करने में तुम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज कर रहे हो, क्या होता है मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैं बच्चे को बोल रहा हूं देख 50 नंबर में से तू 25 लाया तो एग्जाम में तू 100 नंबर में से 50 के आसपास ला सकता है, ठीक है। इसी का भी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तुम्हें अच्छे समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का अप्लाई कर रहा हूं मैं कि यार बेटा मैंने टेस्ट लिया 50 नंबर का, तू 25 लाया, इसका मतलब एग्जाम में जब 100 नंबर का होगा तो तू कितने ले आएगा, 50 ले आएगा, ठीक है। तो रैंडम सैंपल लेकर क्या करना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करना, ठीक। देखो रैंडम को ही क्या माना जाता है, ऑब्जेक्टिव सैंपलिंग, यानी किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर ली गई सैंपलिंग, किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। एक जजमेंट वाली होती है, ठीक है, सब्जेक्टिव होती है वो, तो उसमें तुम तुम्हारा जजमेंट लगा रहे हो, तो तुम्हारा जजमेंट लगा रहे हो तो स्टैटिस्टिकल नहीं हुआ ना वो, हाँ। तो अब समझ लो स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल क्या होता है। मैंने तुमसे कहा मेथड और अप्रोच में फर्क होता है, मेथड और टाइप में, ठीक है। मैं तुम्हें दो चीज में फर्क समझा रहा हूं, एक तो मेथड और एक टाइप, एक तो मेथड और एक टाइप्स को यहां पर इसने अप्रोच भी बोला है, अप्रोच भी बोला है। इस पे फर्क समझा रहा हूं इन दोनों में। मेथड का मतलब होता है सिर्फ सैंपलिंग को लेना, पॉपुलेशन में से सैंपलिंग कैसे लोगे, कैसे ऑब्टेन करोगे। अब ऑब्टेन करने के बाद चेक करके उसे इवेल्युएट भी करना होता है, ठीक है। मतलब सैंपल को लेकर उसे इवेल्युएट भी करना होता है। तो ऑब्टेन प्लस इवेल्युएट, ये दोनों चीज बताने वाला ये कहलाता है, और सिर्फ सैंपल कैसे सेलेक्ट करूं ये बताने वाला मेथड कहलाता है। अब समझ में आया फर्क दोनों में। ऐसे बोल सकता हूं ये इसका पार्ट है, हाँ, ठीक है, ये मेथड इसका पार्ट है, टाइप और अप्रोच। तो तुम ऊपर अभी अप्रोच पढ़ रहे हो। दो तरह के अप्रोच होते हैं सैम्पलिंग अप्रोच। एक अप्रोच वो होता है जिसमें बंदा पूरे काम में ऑब्टेन से इवेल्युएट तक में स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करता है, ठीक है, पूरे काम में। और एक अप्रोच वो होता है जिसमें बंदा अपने जजमेंट का यूज करता है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस का यूज करता है, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज करता है। तो बंदा अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करे तो उसे बोलते हैं, सॉरी, स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करे पूरा ऑब्टेन से इवेल्युएट तक, ऑब्टेन से इवेल्युएट तक इसका यूज करे स्टैटिस्टिकल टूल्स का, तो कहलाता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। और बंदा अपने पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज करे पूरे काम में, सिलेक्शन से के इवेल्युएट तक। मतलब सिलेक्शन भी कैसे कर रहा है सैंपल, अपने जजमेंट से, तो फिर वो हो जाएगा नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। अब फर्क समझ में आया। तो मेथड, अरे यार मैंने क्या कर दिया है, ये गलत लिख दिया, भाई गलत लिख दिया, ये तो यहाँ आएगा मेथड, तो ये हमारे सामने बने हुए मेथड, ये तो इसमें आएगा स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल।
ठीक है, वो गलत लिख दिया है। फर्क समझ में आ रहा है? तो सैंपल के साथ दो चीज करना होता है, सैंपल को एक तो सेलेक्ट करना होता है, पॉपुलेशन में सैंपल सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट करके इवेल्युएट करना होता है। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं उसे मेथड बोलते हैं। अब तुम सेलेक्ट करके इवेल्युएट किस तरीके से कर रहे हो, तुम्हारा वे कौन सा है, स्टैटिस्टिकल है नॉन स्टैटिस्टिकल है, तो वो अप्रोच बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए जब तुम अप्रोच पढ़ते हो ऊपर तो देखो वर्ड क्या आता है, ये देखो स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल, फिर क्या आया देखो कहां पर यूज करते हैं, व्हेन डिजाइनिंग एंड सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग में यूज करते हैं, हाँ यानी कि ऑब्टेन करने में यूज करते हैं। दूसरा परफॉर्मिंग टीओसी टीओडी और इवेल्युएट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट को इवेल्युएट करने में यूज करते हैं। अब तुम सोचो अगर मैं मेथड की बात करूं तो मेथड तो सिर्फ सैंपल लेना सिखाता है, उसको इवेल्युएट करना भी सिखाता है क्या? आज रैंडम सैंपल क्या बोलेगा कि यहां से 5 बच्चों को लेना है, तो रैंडमली मैंने कोई भी 5 ले लिए, तो सेलेक्ट करना सिखाता है ना मेथड, तो मेथड तो सेलेक्ट करना सिखाएगा, उसको इवेल्युएट करना तो ही सिखाएगा कि इन 5 बच्चों को चेक कैसे करना है, इनसे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये तो ही सिखाएगा अपना। ठीक है, तो ऑब्टेन और इवेल्युएट की बात अप्रोच करता है, टाइप करता है, और सेलेक्ट करने की बात कौन करता है, मेथड करता है। ठीक है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, टाइप्स और अप्रोच, ये ब्रॉडर है, मेथड उसका एक पार्ट है। ठीक है, और आखिरी अंत कर रहा हूं, 500 ने मीन्स बता रखे, उसमें से एक मीन्स कौन सा है, 530। तो अगर 530 ना है तो 500 काम नहीं कर पाएगा। 500 अगर कार है तो 530 पेट्रोल है, 530 कॉम्प्लीमेंट्री गुड पढ़े हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। हाँ, अगर सोचो 530 ना होता तो 500 के बताए मीन को ऑडिट असेंबली को कैसे यूज करता, कार को कैसे यूज करता? सोचो पेट्रोल ही नहीं है, यह है पेट्रोल, यह है कार, समझ गए? 530 कॉम्प्लीमेंट करता है 500 को। आया बात समझ में? कल पढ़ेंगे यहां से विथ चार्ट, ऊपर वाला चार्ट, वो मीन्स से जो 500 ने बताया, ऊपर 3 पॉइंट जो पढ़े थे 500 के बताए हुए मीन्स से 500 ने बताए थे, और 500 ने जो आखिरी वाला मीन बताया था वो था ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है, एक बात सुनिए, लड़का कह रहा है 500 ने क्या पढ़ाया, 100% आइटम का कोई तरीका होता है क्या? 100% कर रहे हो, उसमें क्या दिक्कत आई, सैम्पलिंग लेने में दिक्कत आती है, इसलिए आखिरी जो तरीका बताया 500 ने, उस तरीके के ऊपर पूरा क्या बना दिया, ऐसे बना दिया। ये ऐसे ना होता तो तरीका यूज ना कर पाते, यूज करने के लिए 530 को बनाया, 530 पेट्रोल है और ये 500 कार। आज के लिए इतने, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे।